अब तक हमने देखा यूएनओ सीरीज में कि कैसे ऑटोमन एम्पायर ने पूरा यूरोप में अपना कब्जा किया, अपना पूरे यूरोप में अपना सल्तनत को फैलाई, अपना किंगडम को एक्सपैंड किया। तो आफ्टर कॉन्क्वायरिंग जो इस्तांबुल विच इज़ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्क्वायरिंग बाय मोहम्मद फातेह ऑफ ऑटोमन एम्पायर, कि किस तरह से उन्होंने बाकी जो पर्शिया का जो रीजन है, ईरान, इराक अप टू अफ़गानिस्तान, हाउ दे रीच, और उसके बाद कैसे उन्होंने ममलूक डायनास्टी को ऑक्यूपाई किया, और उस ममलूक डायनास्टी को ऑक्यूपाई करने के साथ साथ हाउ दे एंटर इनटू अरबियन पेनिनसुला, जो कि अभी का हिजाज है, मक्का, मदीना, जिद्दा, ये सारा जो रीजन है, उस रीजन में वो कैसे एंटर किए। और आफ्टर ऑटोमन एम्पायर उनके बाद जो सऊदी अरब आज जिनके हाथों में है, जो सऊदी अरब का जो रीजन है, खित्ता है, वो अरबियन पेनिनसुला का जो मिड ऑफ एंड वास्ट रीजन ऑफ सऊदी अरब, हाउ दे केम इनटू द हैंड्स ऑफ द सऊदी अरब, अब्दुल अजीज़ या फैसल, उन सब के हाथों में कैसे आया। और इज़राइल का बनने के बाद वाइल ड्यूरिंग इज़राइल वाज मेकिंग क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे इस सीरीज़ में। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साइको पिको पैक्ट क्या था, ये किसके बीच में एग्रीमेंट था, और ये किस मामले में इसका डिस्कशन था, किस मामले में ये चीज़ हो रही थी, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अब तक हमने देखा कि हाउ ऑटोमन एम्पायर ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल विच इज़ टुडेज इस्तांबुल, और जो जितना अनातोलिया का जो खित्ता है, जो आज का जो टर्की है, सी टुडेज टर्की इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन टर्की, यस 100% इस्तांबुल या टर्की जो भी है वो ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था इस्तांबुल, और टर्की उनके अंडर में था। और सी आज टर्की का कैपिटल है अंकारा। एट दैट टाइम अंकारा वाज वन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटायर ऑटोमन एम्पायर। तब में अब में क्या फ़र्क है, और क्यों वो सिर्फ टर्की सिर्फ उतना रह गया, और अरब सऊदी अरब के हाथों से कैसे इज़राइल का जो रीजन है वो निकला, और जो मक्का शरीफ मक्का थे उनका क्या रोल है इसमें, और उनके हाथों से कैसे इज़राइल का रीजन निकला, और बगदाद कैसे ऑटोमन एम्पायर से निकला, जो बगदाद या जो इराक है वो रीजन कैसे ऑटोमन एम्पायर के हाथों से निकला। और ये जितना सारा मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ क्योंकि वो पूरा ऑटोमन एम्पायर का जो रीजन था, उस रीजन पे ब्रिटेन ने कैसे एंट्री ली, फ्रांस ने कैसे एंट्री ली, नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे अल्जीरिया का हिस्सा निकाला। When I was started talking about UNO, when I was talking about ICRC, तो वहाँ मैंने बताया था कि ICRC जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट was in Algeria, was ruling Algeria region, that Northern African region। तो वो सारा रीजन में कैसे अलग अलग कंट्रीज या रीजन बनाए गए, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट विल अंडरस्टैंड कि क्रीमिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, वो कब रशिया के अंडर में चला गया और कब रशिया से बाहर निकला। क्रीमिया जो अभी भी वहाँ रशिया और क्रीमिया के बीच में अभी भी डिफरेंसेस हैं, अभी भी बहुत सारे बार रिसेंटली वी हैड वॉर बिटवीन दैम, रशिया एंड क्रीमिया, यूक्रेन, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, प्रॉब्लम्स आई कहाँ से आई, कैसे पैदा हो गई प्रॉब्लम। सी अगर एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है डेफिनेटली उसकी माँ होगी और डेफिनेटली उसका बाप होगा। एक कंट्री पैदा होता है तो उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, किसने तय किया कि हाँ इसको हम पैदा करेंगे, हु डिसाइडेड इट। कुछ होते हैं लीगली पैदा होते हैं, कुछ होते हैं इलीगली पैदा होते हैं। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इज़राइल है, जो इज़राइल का जो रीजन है वो लीगली कैसे बनाया। अगर लीगली बनाया है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलीगल भी हो सकता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, समझाया था कि कैसे द रीजन ऑफ इज़राइल, द रीजन ऑफ एंटायर जो गाज़ा, फ़लस्तीन, इज़राइल, वो जो पूरा रीजन था इट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। अर्लियर इट वाज अंडर ममलूक डायनास्टी। तो ममलूक डायनास्टी से ऑटोमन एम्पायर ने उसको कैसे लिया, और उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, और जो यहूदी दे वर having good relationship with the Ottoman Empire,
कैसे यहूदी ने ottoman empire को, जो कि मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, उनका सपोर्ट किया। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट दे गॉट के सजेशन क्या मिला था उनको, या उनको उन्होंने हिमायत की या उनके खिलाफ हुए, किस तरह से अगेन दे वेंट अगेंस्ट ottoman empire, व्हाट हैज़ बीन प्रॉमिस टू देम, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ottoman empire के हाथों से बगदाद को लिया ब्रिटेन ने, और उसके बाद बगदाद के पैरेलल में उन्होंने जो इज़राइल और जो नॉर्थ वेस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वो रीजन कैसे ottoman empire के हाथों से ब्रिटेन के हाथों में गया, और कैसे ब्रिटेन लॉस्ट देयर वॉर इन गाज़ा स्ट्रिप, जो आज का गाज़ा स्ट्रिप है, वहाँ पे उन्होंने कैसे लॉस्ट किया। और उसके बाद उन्होंने जो बल्फोर डिक्लेरेशन है वो क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है बल्फोर डिक्लेरेशन, और उसके साथ साथ जो ब्रिटेन ने जो साइको-पिको अग्रीमेंट किया था वो क्या चीज़ है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं थी, वो बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करके हिस्टोरियंस ने उसको डिक्लेयर किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। एट दैट टाइम इट यूज्ड टू कॉल्ड एज ग्रेट वॉर। तो जो ग्रेट वॉर हुई, वो ग्रेट वॉर में ottoman empire का क्या रोल था, what was the problems faced by ottoman empire, so they lost even their biggest regions to big hands, या अलाइड पावर के हाथों उन्होंने अपने बहुत सारे रीजन्स हार दिए। और ब्रिटेन जब बहुत सारे जगह पे नेपोलियन के साथ, जब ottoman empire was having war with Napoleon in Egypt, ब्रिटेन used to support ottoman empire। और उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि ग्रेट वॉर है, तो ग्रेट वॉर में ब्रिटेन ने कैसे ottoman empire के अगेंस्ट हो गया, और रशिया कैसे ottoman empire के अगेंस्ट हुआ, और फिर रशिया ottoman empire के साथ हो गया। ये सब चीज़ें होती थी कुछ ही, जैसे कि कहते हैं ना, कोई किसी का सगा नहीं है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो ottoman empire, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ottoman empire here, क्योंकि ottoman empire एक ऐसा एम्पायर था जो पूरे इलाके को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। और उसके साथ साथ जो पावर्स आए, वेदर इट इज़ यूएस, ब्रिटेन या रशिया या जर्मनी, फ्रांस, ये जब पावर में आए, इन सबको ottoman empire का जो इलाका था, जो सऊदी अरब का इलाका था, वो इलाका इनको चाहिए था, जो अरबियन इलाका था वो इनको चाहिए था। द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दैट वाज नथिंग बट, सी, अफ्रीका क्यों चाहिए सबको, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स हैं, वहाँ पे गोल्ड है, वहाँ पे डायमंड्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन है, यू हैव मिनरल रिसोर्सेज देयर। अब जो अरबियन रीजन क्यों चाहिए, अगेन यू हैव पेट्रोलियम, अगेन यू हैव क्रूड ऑयल्स, अगेन यू हैव मिनरल्स। अगर कोई किसी को ऑक्यूपाई करना चाहता है, द only reason behind that was they want to get benefited by that. So this is what happened in ottoman empire. Ottoman empire was ruling entire region, और हर कोई ottoman empire पे बेवजह टूट पड़ता था। only reason, हाँ, they were having these minerals. जो इराक में, when I was studying world history, I studied from ancient history the world history of Iraq, जो इराक में what all Iraq went through, what all Iran went through, what all Iraq went through up to Saddam Hussein, what all Afghanistan went through up to this Taliban. When you see the detailed history, what you find in the history of particular region is, if they have any resources, if they have any mineral, if they have anything like crude oil, then you will have enemy automatically. आप उसको दोगे नहीं, तो आप अगर उसको दोगे तो उससे कुछ आप लोगे, अगर आप देना नहीं चाहते तो वो देख के चुप नहीं बैठा। जैसे कि पड़ोसी के पास कुछ हो, कोई भी चाहता है कि हम उससे ले लें, और विदाउट बेनिफिट वी वांट टू टेक इट। हाँ, विदाउट बेनिफिट अगर हो रहा है तो we love to take it. So here what happens in international level, when one country attacks another country, it is only for some resources. Here what happened in Ottoman Empire, जब मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को विन किया, और उसके बाद वी हैव सीन, हमने पिछले यूएनओ सीरीज में हमने देखा कि
कॉन्स्टेंटिनोपल जो इंडिया चाइना को जाने का यूरोप का बहुत बड़ा रास्ता था, एक ही रास्ता था आप मान के चलो। अब वो रास्ता ऑटोमन एम्पायर ने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो ऑटोमन एम्पायर एक तो रास्ता बंद कर दिया, तो चलो क्रूड ऑयल वहाँ पे अरेबियन रीजन में है, वो तो बहुत देर से पता चला था। उससे पहले अमेरिका रशिया में क्रूड ऑयल का इन्वेंशन हो चुका था, दे वर इवन स्टार्टेड यूजिंग इट। तो क्रूड ऑयल तो 1924 के बाद सऊदी अरब में जो अब्दुल अजीज व्हेन केम इनटू पावर, जब शाह फैसल आया था पावर में या उसका बाप था पावर में, उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में जब शाह फैसल वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अब्दुल अजीज, तो उस ड्यूरेशन में सऊदी अरब में तो क्रूड ऑयल का इन्वेंशन हुआ था बाय वन ऑफ द कैलिफोर्नियन कंपनी। लेकिन उससे पहले ड्यूरिंग ऑटोमन एम्पायर ओनली कई इलाकों में, जो सऊदी अरब के कई इलाकों में, सऊदी अरब जो ईरान इराक के कई इलाकों में जो क्रूड ऑयल है, इस बात का पता चल गया था किसको, अमेरिका को, यूके को और फ्रांस को, इन सबको, जर्मनी को इसका पता चल गया था। जब अमेरिका वॉज गोइंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर, जो पावर की जो जंग होती ना कि मैं बड़ा तू बड़ा, तो पावर की जब जंग हो रही थी तब सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यू वांट टू हैव रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिसोर्स है, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर मेन एंड अल्टीमेट रिसोर्सेस। तो उससे पहले पेट्रोलियम, एक तो पेट्रोलियम चाहिए और दूसरा बारूद चाहिए। बारूद तो उनके पास भरा पड़ा था और उसमें चाइना भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, एंड डेफिनेटली अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग बारूद, एंड इवन देवर हु ऑल हैड देयर कॉलोनीज इन साउथ अफ्रीका, देवर एक्सट्रैक्टिंग बारूद। वहाँ से भी वो बारूद लेते थे, क्योंकि हर जंग में एट दैट टाइम एवरीबडी वाज यूजिंग कैनन्स में बारूद ही भर के करते थे ना। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ राइफल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ गन्स हो चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे पास बारूद आ चुका था, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ चुका था। आज के जो जितने डेवलपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग योर कैमरा, इंक्लूडिंग योर ऑल टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल करने के लिए इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। कहते हैं ना, नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी आप उन चीज़ों का डेवलपमेंट करते हो। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल को ऑटोमन एम्पायर ने ऑक्यूपाई कर लिया तो इनको इतना सफोकेशन हो गया, इतनी जलन हुई। द क्रॉसिंग एंटायर अफ्रीकन रीजन फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, पूरा अफ्रीका को केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करते हुए, मडगास्कर से होते हुए आप अरबियन सी में एंटर करके जब आप इंडिया को आते हो, और उसके बाद में पूरा इंडिया को क्रॉस करते हुए वाया म्यांमार, अगेन यू गो टू साउथ एशियन सी, साउथ चाइना सी, तो वहाँ से आप चाइना एंटर करते हो। ये रीजन था, ट्रेड रूट था, मलक्का स्टेट, पाक स्टेट सारे क्रॉस करके आप चाइना जाते हो। तो उसके बाद में आप इंडिया आते हो, तो और उसके बाद अगेन यू गो टू केप ऑफ गुड होप, और उसके बाद अगेन यू ट्रैवल ऑल द वे टू नॉर्थ वेस्टर्न, अगेन यू ट्रैवल टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, और उसमें यू एंटर इनटू, या तो पोर्चुगीज एंटर करोगे या स्पेन एंटर करोगे या तो यूके एंटर करोगे। उसमें ज्योग्राफी का भी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि हाउ ब्रिटेन यूज टू हैव द नॉर्थ वेस्ट वार्म करंट, तो नॉर्थ वेस्टर्लीज। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक कॉम्बिनेशन में आप देखते हो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इस्तांबुल वॉज एट दैट टाइम। इस्तांबुल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इस्तांबुल को ऑक्यूपाई करने के बाद इट वॉज नॉट फिजिबल, इट वॉज वेरी कॉस्टली कमिंग टू इंडिया and for food grain and taking it back, again bringing back, again coming it back। तो आने और जाने में शिप में एक तो बहुत लंबा रास्ता था और इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, इट वॉज कॉस्टली। तो इसके लिए what they want, entire Europeans, what they want is the basic important reason of attacking Ottoman Empire is very simple। वो एशिया में एंटर होने का रास्ता बंद कर रहे थे। दूसरा, उनके पास बहुत सारे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या मिनरल्स थे। इतने इम्पॉर्टेंट रीज़न थे कि ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के अलावा पूरे यूरोपियंस के पास कोई और रास्ता नहीं था। और जब वर्ल्ड में सुपर पावर
होने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए ये सब ड्रामे जो चल रहे थे, रशिया और यूएसए को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका में जो थे उनके एंसेस्टर्स या उनका जो डीप रिलेशनशिप है, उनका जो कल्चर, बिहेवियर, एवरीथिंग वाज अमेरिका। यूके, फ्रांस, जो ब्रिटेन, फ्रांस इज नथिंग बट अमेरिका। अमेरिका में जो भी लोग थे, इफ नॉट टुडे, yesterday they were having good relationship. Yes, definitely 1857 they had war, but still they had a good relationship of becoming, जो रेस में थे सारे कि who will become पावरफुल। अब उसमें पावरफुल कौन था? पावरफुल वही हो सकता है जिसके पास रिसोर्सेस हो। आज हम यूएसए को पावरफुल क्यों मानते हैं? यूएसए के पास रिसोर्सेस हैं या नहीं है ये हम नहीं जानते, बिकॉज यूएसए हैज़ नॉट डिस्क्लोज। अगर उसके पास पेट्रोलियम है, उसके पास फूड ग्रेन्स हैं, ही कैन एक्सपोर्ट सो मेनी फूड ग्रेन्स टू इंडिया, बट स्टिल इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर। इंडिया का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है यूएस। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जाता है वो यूएसए को जाता है। जब यूएसए हमें सेब भेज सकता है, हमें कैलिफोर्निया का अखरोट भेजता है, वॉलनट, कैलिफोर्निया का हमें आलमंड भेजता है, बादाम, तो यूएसए फिर भी हमारा कश्मीर का जो सेब है, बादाम है, अखरोट यूएसए क्यों लेके जाता है? उसके पास जब वो हमें खुद ही हमें बेचता है तो हमसे क्यों लेता है? जो हमसे सी फूड क्यों लेता है जब उसके पास इतना बड़ा समंदर है? इवन ही हैज बिगेस्ट ओशन रीजन इन हिज हैंड, बट स्टिल ही इम्पोर्ट्स फ्रॉम अस। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? पावर में आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पावर को मेंटेन करना, हैविंग रिसोर्सेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ यू यूज योर रिसोर्सेस, हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, हाउ यू प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेस, हाउ यू सेव योर रिसोर्सेस, दैट इज वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेर यू प्ले द गेम। जिसके पास है रिसोर्सेस पहले वो ख़त्म करो सामने वाले के, देन you will have resources, then you will be powerful. Having resources is nothing but being powerful in the world. जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई किया, it was around 1490 to 15th century। तो इसके बीच में जब कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया मोहम्मद बिन फातेह ने और उसका बेटा बेज़िद ने, बेज़िद was a king who played very important role in destruction of Ottoman Empire. Ottoman Empire कई साल पीछे जाने के लिए सबसे बड़ा रोल निभाया बेज़िद ने। बेज़िद what he did was, पूरे यूरोप में तब जो प्रेस है वो आ चुकी थी, वहाँ पे न्यूज़ छपने लग गई थी, किताबें छपने लग गए थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी यूरोप में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता था कि हाँ, कि ये जो गन्स बन रहे हैं, राइफल्स बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ ओपन हो रही हैं, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं ना। ऑटोमन एम्पायर वाज वेरी पावरफुल। व्हेन मोहम्मद बिन फातेह ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल, दे नेवर हैड कैनन्स और एनी वॉर में यूज होने वाले आर्म्स, एम्युनिशंस, उनके पास मशीन्स इतने अच्छे थे ही नहीं। दैट इज द ओनली रीजन दे लॉस्ट एंड दे नेवर हैड प्रॉपर शिप्स, हार्बर्स या ऐसी जो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी कुछ नहीं था। दैट वाज द रीजन, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई दे लॉस्ट the Constantinople. When Ottoman Empire had everything, number one, Ottoman Empire was a superpower at that time. तो यूरोप में कोई एक सुपर पावर नहीं थी, बहुत सारे, कोई जर्मनी में रूल कर रहा है, कोई फ्रांस में रूल कर रहा है, कोई सर्बिया में रूल कर रहा है, कोई हंगरी में रूल कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ ऑस्ट्रिया, कोई ऑस्ट्रिया में है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही थी। यूके की क्वीन अलग ही ड्रामा करी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब Ottoman Empire had all resources, one of the biggest land region, they were happy and silent and they were following सुन्नत है, इस्लाम है, ये वो इस तरह की चीज़ों में जब ये इन्वॉल्व हो गए। और उसके बाद साथ साथ जब वो एंटर हुए इराक और ईरान के रीजन में, जो पर्शियन रीजन है, पर्शियन रीजन, द फारिस रीजन, फारिस विच इज़ कॉल्ड फारसी, जैसे कि लैंग्वेज है ना पर्शियन, द फारसी लैंग्वेज, द पर्शियन रीजन, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो when Bayezid came into power, he simply declared that कि हाँ, जो यूरोप में जो प्रिंटिंग प्रेस आई है वो काफिरों ने ईजाद की है, उसका इस्तेमाल करना
नाजायज़ है, इस तरह की चीज़ें इसने शुरू कर दी। तो दैट मेड ऑटोमन एम्पायर गो बैक टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर। होता है ना, जब इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो व्हाट हैपन्स। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से सीख सकते हो, जान सकते हो। हर चीज़ को आप जानने में बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो व्हाट यू डू, यू विल बी डिपेंड ऑन समवन हु टेल्स यू। वही चीज़ एक भी एक इंसिडेंट हुआ जो मडगास्कर का एक सोल्जर था हु यूज्ड टू टीच, जो कैनन या राइफल का इस्तेमाल करना सिखाता था जो ममलूक डायनास्टी के लोगों को। तो उन्होंने ये कह के नहीं सीखा कि ममलूक डायनास्टी में हम देखते हैं कि ममलूक डायनास्टी वॉज इवन ऑन मक्का, मदीना, जिद्दा, जो एजाज का जो रीजन है वो भी रूल कर रहा था ममलूक डायनास्टी। तो डेफिनेटली दे विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑफ सुन्ना। प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स थे वो और बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। तो उनका कहना ये था कि जंग तलवार से लड़ी जाती है, सामने से लड़ी जाती है। जो राइफल या गन से, राइफल, गन, पिस्तौल, इन सारी चीज़ों से जंग लड़ना एक बुज़दिली है, या उससे जंग लड़ना हमारे शान के ख़िलाफ़ है, हम लड़ेंगे, तलवार से ही लड़ेंगे, ये उनका कहना था। तो मडगास्कर के जो टीचर था उसने ये कहा कि सालों गधों, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इसी वजह से हार जाओगे। दैट इज़ व्हाट हैपेंड बिटवीन ममलूक डायनास्टी एंड ऑटोमन एम्पायर। व्हेन ऑटोमन एम्पायर अटैक्ड Mamluk dynasty, Ottoman Empire had rifles, but Mamluk dynasty never had it. And that was the main and important reason why they lost war. And the same thing happened in War of Pyramids between Napoleon एंड ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर के पास वो सारी चीज़ें नहीं थी, गिविंग इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग इट बैक वेरी फास्टली, और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लेना देना, इन सब चीज़ों में वो पीछे रह गए। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न व्हाई दैट एंटायर अल्जीरिया जो रीजन है, नॉर्दर्न अफ्रीकन का जो रीजन है, वही द एंटायर रीजन has been lost by Ottoman Empire to Napoleon Bonaparte। ये बहुत सारे ये टेक्निकल जो रीजंस हैं, वो रीजंस पहले स्टार्टिंग में वो लगता है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आगे चल के वही रीजंस बहुत बड़े हो जाते हैं, जिससे आपकी सल्तनत होती है, जो आपका किंगडम होता है, उसका जो फाउंडेशन हिल जाता है। उन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हाउ अभी इंडिया में जो छोटा फ़ोन था और स्मार्टफोन आ चुका है हाथों में। अब स्मार्टफोन की वजह से लोगों को इतनी गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, इफ़ नॉट टुडे, आवर जनरेशन इज़ गोइंग टू फेस टुमारो। जो इंडिया में किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें हमारा ना ही हमारी जो यूटिलिटी के लिए ऐसी कोई गवर्नमेंट यूटिलिटी हम जितनी सारी इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट इज़ कॉस्मेटिक्स, वेदर इट इज़ अ शैम्पू, जितनी सारी जो बॉडी शॉप की जितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास आती हैं विदाउट इवन नोइंग कि इसको कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, उसने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिखे हैं, इसने क्या क्या, ये सारी चीज़ें हमारे इंफॉर्मेशन में होती ही नहीं है। वो इतने छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे होता है इन सम अदर लैंग्वेजेस विच वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इन शॉर्टकट्स, और बहुत सारे परसेंटेज में होती हैं। अब वो कभी कभार मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी देखे हैं जो परसेंटेज ऐड करते हैं वो, तो उन परसेंटेज अगर काउंट करें तो वो 100 से ज़्यादा होता है। यू कैन हैव ओनली 100%, यू कैन नॉट हैव मोर देन 100%। तो यहाँ तक कि वो इतना भी कैलकुलेट नहीं कर पाते कि 100% से ज़्यादा वो कैलकुलेशन में दे देते हैं कि 1.22, 1.0.1, तो उस तरह से भी वो कैलकुलेट करते हैं, टोटल जाके उनका कुछ और ही बनता है, और वो 100 को भी क्रॉस कर देता है। तो कोई भी आपके हाथों में आ जाती है चीज़, कोई भी आपकी जो सिटीजन्स हैं उनके हाथों में आ जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर इट्स सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन्स आर नथिंग बट अ रिसोर्स ऑफ योर कंट्री, योर नेशन, योर एम्पायर, योर किंगडम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारे पास कौन से मेडिसिन जा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सिटीजन्स को, आपके लोगों को कौन सी मेडिसिन जा रही है, डायबिटीज़ के लिए कौन सी जा रही है, चलो उनको शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो वो एक टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वेयर इट हैपन व्हेन गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन इवन इन Ottoman Empire for multiple reasons which were not closed and matched with the particular time period. अभी हम सबके पास कंप्यूटर हुआ करता था अप टू 2005 टू अप टू 2010. बड़ा कंप्यूटर होता था, कुछ पढ़े लिखे लोग उसको इस्तेमाल करते थे और जिनको नहीं आता था वो बाकायदा सीखते थे. किसी के भी हाथों एक बड़ा कंप्यूटर नहीं चला जाता था. लेकिन अब जो बच्चा 2 साल का है वो 2 साल के बच्चे के हाथों में फ़ोन आ गया है और फ़ोन इज़ नथिंग बट अ स्मॉल कंप्यूटर itself. अरे कंप्यूटर छोड़ो, phone is equivalent to camera, phone is equivalent to your watch, phone is equivalent to your television, phone is equivalent to your like so many things यार, what not, your typewriter, everything. आप फ़ोन में आप 1000 चैनल ओपन करके दे सकते हो. फ़ोन में आप हर चीज़ देख सकते हो. फ़ोन में आप यू विल हैव एक्सेस इन फ़ोन एवरीथिंग. योर लाइफ इज़ इन फ़ोन. आप वो एक पूरा इतना बहुत बड़ी दुनिया को आप एक छोटे से बच्चे के हाथों में दे देते हो और वो बच्चा आप डू यू रियली थिंक वो बच्चा एक रियल इंसान में और फ़ोन में जो इंसान है उनके बीच में वो बच्चा डिफरेंस कर पाएगा? 2 साल का बच्चा या 1 साल का बच्चा जो सिर्फ देख सकता है, समझ भी नहीं सकता, बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकता. तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर यही चीज़ें जब हम हिस्ट्री में देखते हैं व्हाट ऑल हैपन विद ममलुक डायनास्टी, व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद द ऑटोमन एम्पायर, व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद नेपोलियन बोनापार्ट एंड द लुई 16 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था एंड ऑल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ पे इतनी सारे इन्वेंशंस हुए थे. अगर उन सारे इन्वेंशन का यूज़, मिसयूज़, गुड यूज़, बैड यूज़, उसका यूज़ का इम्पैक्ट जब यूज़ होती है. और फॉर एग्जांपल हम सबके पास कार है. एटलीस्ट व्हेन वी हैव कम से कम 200 करोड़ हमारे पास आबादी है तो कम से कम हमारे पास 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास 4 व्हीलर व्हीकल है. तो क्या कर रहे हैं हम 4 व्हीलर व्हीकल का? एक आदमी के लिए एक 4 व्हीलर है तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो पोल्यूशन किसको हो रहा है? not for only 100 करोड़. पोल्यूशन इज इम्पैक्टिंग पूरे 200 करोड़ लोगों को हो रहा है पोल्यूशन और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. फॉरगेट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, forget about glaciers, forget about water pollution, forget about food contamination. You cannot even breathe. आप सांस भी नहीं ले सकते हो. बाकी दुनिया का छोड़ दो, आपकी हवा इतनी पोल्यूटेड है कि आप सांस भी नहीं ले सकते हो. आपके अतराफ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इतने ज़्यादा हैं, यू कैन नॉट इवन ब्रीथ. तो दिस इज व्हाट हैपन. व्हेन आई सी दिस एवरीथिंग आई डेफिनेटली आई स्किप फ्रॉम द टॉपिक. बट व्हाई आई एम ट्राइंग टू गो इन डीप study of entire region word by word to see what made them to decline from being a super power. एक सिंपल सी बात है, पैदा तो सब होते हैं, बचपना सबका होता है, जवानी तो सबको आती है, एक दिन बुढ़ापा भी आता है, एक दिन you lose your strength. When you have power, when you have strength, use it in proper way. Otherwise the day will come when you lose your strength. The day will come when you lose your all savings. The day will come, the day which is called doomsday, when you die. This is what happened even in history. कि एक एम्पायर कैसे बनती है और उस एम्पायर के पीठ पीछे क्या क्या अग्रीमेंट्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनती हैं, कौन कौन उस एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जवानी है, उसकी जवानी का ढलने का इंतज़ार करते हैं और उस एम्पायर को गिराने के लिए कौन कौन क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है. This is what happened even in Ottoman Empire. Though let's understand here in detail that Ottoman Empire in 1490s to 15th century, when Istanbul has been conquered by Ottoman Empire, what happened? The Bayezid said, the son of Muhammad Fateh, तो बेज़िद सेड हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जो प्रिंटिंग प्रेस हमें नहीं चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर बहुत पीछे चला गया. तो उसके पीछे जाने के बाद जी ऑटोमन एम्पायर अटैक ईरान विच इज़ नथिंग बट द ईस्टर्न रीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो कि इराक तो चलो उनके कंट्रोल में था, जो इराक का जो रीजन है वहाँ पे एंटर करता है. एट दैट टाइम सलीम यावूस वाज देयर. सलीम यावूस इज
द सलीम याऊस फर्स्ट, सलीम याऊस के नाम पे जो टर्की में व्हेन आई एंटर इन इस्तांबुल, तो आई हैव सीन द सलीम याऊस ब्रिज। तो याऊस ब्रिज, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू याऊस ब्रिज, मैंने देखा कि वहाँ पे याऊस ब्रिज का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। तो एट दैट टाइम आई सर्च फॉर द याऊस हिस्ट्री। तो दिस ही ओनली कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम, इज डेफिनेटली द कंस्ट्रक्शन वाज नॉट, वो नहीं था, लेकिन हाँ याऊस ने ब्रिज बनाया था। उसके बाद वो रिकंस्ट्रक्ट करके बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है इस्तांबुल में, दैट इज़ याऊस ब्रिज। And Salim Yaous, the first Yaous, was the same person who attacked Iran, Iraq. तो यहाँ पे इसने जब ईरान अटैक किया तो ईरान के इस्माइल शाह ऑफ ईरान was इस्माइल शाह। तो इस्माइल शाह, तो ईरान का जो रीजन है बहुत ड्राई रीजन है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो डेफिनेटली दे वेंट एंड दे हैड सो मेनी इश्यूज, दे केम बैक। तो एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग कॉल्ड ईरान या इराक, ऐसा कुछ नहीं था, या अफगानिस्तान भी उस वक्त डिवाइडेड नहीं था, वो बस एक रीजन था। जो ईरान इराक का जो रीजन है वो बस एक रीजन था। तो ही एंटर, याऊस एंटर, एंड हिज याऊस इज द सेम पर्सन। सी इट वाज द टाइम अराउंड 15th सेंचुरी, रिमेंबर समथिंग, जब इंडिया में लोधी डायनास्टी थी उस वक्त, और लोधी डायनास्टी इब्राहिम लोधी वाज देयर। तो इब्राहिम लोधी was there, और बाबर वो came from अफगानिस्तान region, the Persian region। तो याऊस was the same person जिसने बाबर को कैनन्स दिए थे, कैनन्स जो तोप थे वो दिए थे उसने, ये बाबर ने उन्हीं तोप का इस्तेमाल किया था इन फर्स्ट पानीपत वॉर अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। जितने सारे मुगल डायनास्टी के जितने सारे रूलर्स हैं उनका अप टू 17th सेंचुरी, 1700 up to Aurangzeb, the death of Aurangzeb was the ultimately that ultimate a more important period of Mughal dynasty from Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb। ये जो पीरियड है फ्रॉम 1516 अप टू 17th सेंचुरी, जितना लंबा जो पीरियड है वो पूरा पीरियड इन इंडिया व्हेन मुगल वर रूलिंग। ये जो लोधी जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का डिवीजन इंडिया में, दिल्ली सल्तनत का डिवीजन हुआ, सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा केम टू साउथ इंडिया विच वाज बहमनी डायनास्टी। एंड बहमनी डायनास्टी का डिवीजन हुआ 5-6 हिस्सों में। वो 5-6 हिस्से कौन से थे? आदिल शाही, बारी शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही। वो जो 5-6 हिस्से थे वो दिल्ली सल्तनत का रूट्स थे उनके। तो ये जो बाबर एंटर हुआ, दैट वाज मुगल द तैमूर, बाबर एंसेस्टर फ्रॉम मुगल तैमूर, और द तैमूर is nothing but ancestors of Chengiz. Why they call Mughals? Mughals because ultimately their roots from Chengiz Khan. The Mongols, Mongolian dynasty, Mongols, वो roots came from that Mongols. They are actually Mongols. तो Mongol का जो pronunciation है in Persian, it is G, तो फ्रॉम एपिग्लोटस इट इज मुगल्स। तो उस तरह से दैट बाबर वाज बेसिकली फ्रॉम मंगोलियन रूट्स। तो हियर वी अंडरस्टैंड ही इज द सेम पर्सन हु हेल्प। और एक एहसान ऐसे होते हैं कि जब तक आपकी पूरी जनरेशन रहती है तब तक वो आपकी जनरेशन आपका एहसान कंटिन्यू रखती है। कोई भी जनरेशन जो होती है आपका एहसान कंटिन्यू रखती है। जब तक इंडिया में मुगल्स थे अप टू 17th सेंचुरी, जो 16th-17th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। ऑटोमन एम्पायर हैज़ बीन ड्रेन्ड बाय यूरोपियंस। और सेम ड्रामा हुआ जो इंडिया में हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, जो इंडिया में ब्रिटेन ने किया या यूरोपियंस ने किया कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो यूरोप ले जाते थे और वहाँ पे रेनेसांस हो चुका था, यूरोपियन रेनेसांस हो चुका था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन चुकी थी, वहाँ पे जाके वो सेम रॉ मटेरियल का वो फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और उसी प्रोडक्ट को लाके इंडिया में बेचते थे। और इंडिया उनका एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग रीजन भी था और एक बहुत बड़ा मार्केट भी था इंडिया। द सेम थिंग हैपन इन 16th to 17th सेंचुरी इन Ottoman Empire also।
तो ऑटोमन एम्पायर में जो भी प्रोडक्शन होता था वो सारा प्रोडक्शन यूरोपियंस लेके जाते थे और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड होता था वो वापस लेके आते थे। द सेम थिंग व्हाट हैपन इवन इन इंडिया, यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस और लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट, what used to happen even in India कि बहुत ज़्यादा करप्शन शुरू हो गया था। द सेम थिंग हैपन इन ऑटोमन एम्पायर कि वहाँ पे यूरोपियंस की वजह से कि उनका रॉ मटेरियल लेके जाते थे यूरोपियंस और फिनिश गुड वो एक मार्केट की तरह इस्तेमाल करते थे पूरे ऑटोमन एम्पायर को या टर्की के जो रीजन को, तो वहाँ का जितना सारा रॉ मटेरियल है बहुत सस्ते में लेते थे और उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत महंगे में बेचते थे। तो जब तक मुराद फोर्स came into power, that entire Ottoman treasury, Ottoman Empire जो ट्रेजरी थी वो ड्रेन हो चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी और जितने सारे एम्पायर के जो ऑफिसर्स थे that all officers become करप्ट। रियाया थी जो सिटीजन्स थे उनका मेन रीज़न यही, उनका मेन मुद्दा ये था कि किसी ना किसी तरीके से कोई करप्शन दे के गवर्नमेंट के ऑफिसर बन जाओ और उसके बाद में करप्शन करना शुरू कर दो। सी दिस इज़ व्हाट हैपन इवन इन ऑटोमन एम्पायर। तो वो ऑटोमन एम्पायर में कब शुरू हो गया था? 16-17 सेंचुरी में। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया में अप टू 17 सेंचुरी औरंगजेब वाज देयर। एंड ऑफ औरंगजेब इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज नथिंग बट इन्फ्लुएंस ऑफ Britain in India in Indian administration. We'll continue it.